नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अभी जमात-ए-इस्लामी के जो कुछ उलमाज़ हैं बांग्लादेश के, उन्हीं ने डिमांड की है कि इस्लामिक हुकूमत बननी चाहिए बांग्लादेश में। हम जानना चाहेंगे किस प्रकार की ये इस्लामिक हुकूमत होगी, या इससे किस किस्म के वहाँ पे संबंध डेवलप होते हुए दूसरे नेशनल कम्युनिटी के साथ किस तरह से उनके रिश्ते होंगे, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो किस तरह की हुकूमत बनाना चाहते हैं। कई चीज़ें हैं। जमात इस्लामी जो है बांग्लादेश की, या वहाँ के जो इससे जुड़े हुए उलमाज़ हैं या इससे जुड़े हुए जो पॉलिटिशियन हैं, कुछ तो गवर्नमेंट में भी है। इंटरिम गवर्नमेंट जो इस समय बनी है उसके अंदर भी उनका एक, और फिर दूसरी बात ये कि जमात इस्लामी भली छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, इसका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर हमेशा ज़्यादा नहीं रहा है। लेकिन ये है कि इसकी वॉइस बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 कारणवश है। एक तो ये है कि ये अ, अर्बन मिडिल क्लास सिटीज़ में, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में इसका जो छात्र शिविर है, यानी स्टूडेंट विंग जो है जमात इस्लामी, वो काफ़ी एक्टिव है। सपोर्ट बेस भी इसका है अच्छा खासा। अ, खासा से लोअर मिडिल क्लास के अंदर ज़्यादा ये नज़र आते हैं। क्लर्क्स और क्या कहते हैं, स्कूल टीचर्स, छोटे बिजनेसमैन, दुकानदार, ये सब इसमें काफ़ी उनकी रुचि नज़र आती है और पार्टी से जुड़े हुए। पार्टी बहुत ही डिसिप्लिन्ड है ये, और इसकी फंक्शनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देश देश भले छोटा हो लेकिन इनका मूवमेंट बहुत अ, सक्रिय नज़र आता है और वो चलता है। तो इस वजह से ये जो कुछ भी हुआ हमने देखा अभी, जब शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बाद वो जिस तरीके से वहाँ से वायलेंस हुआ, उसमें कहा जाता है कि जमात इस्लामी और जमात इस्लामी के साथ जुड़े हुए जो संगठन थे कुछ, या ग्रुप थे जो पाकिस्तान बैक थे, उनका बहुत बड़ा रोल था। इस पे काफ़ी चर्चा हो चुकी है, हम सब जानते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है। सन 71 से भी जब बांग्लादेश की जो जमात इस्लामी बाद में बनी, पहले तो जमात इस्लामी पाकिस्तान ही थी, और जो ईस्ट बंगाल में उस समय जो था, यानी ईस्ट पाकिस्तान जिसे वो लोग कहते थे, वहाँ पे भी वही उनकी आइडियोलॉजी थी, वही जो पाकिस्तान की थी। और ये लोग बिल्कुल पाकिस्तान के साथ ही मिलके रहना चाहते थे, ये आज़ादी नहीं चाहते थे। पाकिस्तान में पुराना इस्लामिक बेस है। मुस्लिम लीग भी बहुत पावरफुल हुआ करती थी किसी ज़माने में, जबकि वो पंजाब और दूसरे उस तरफ जो पाकिस्तान के दूसरे प्रांत हैं, उनमें मुस्लिम लीग बहुत कमज़ोर थी। तो इन लोगों ने अ, हम सब जानते हैं 71 में जो कुछ भी हुआ, जब बांग्लादेश बन रहा था, उस समय भी इनकी जो ग्रुप था अल-बदर, एक बहुत टेरर उसका था। उसने सेना के साथ मिलके जिस तरीके से हत्याएं की, या लोगों को, कई सौ इंटेलेक्चुअल्स उस पीरियड में, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, उन लोगों की हत्याएं भी उस पीरियड में हुई। वो एक बहुत खराब पीरियड था। उसमें अल-बदर और इस तरह के जो संगठन थे जो पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, उनका बहुत बड़ा रोल है, और जमात इस्लामी से की आइडियोलॉजी से काफ़ी वो मोटिवेटेड नज़र आते थे। उन लोगों का बहुत ये हुआ, और जो उस समय जो छात्र संघ थी, इनकी जो स्टूडेंट विंग थी, वो भी बहुत एक्टिव थी। उसका भी बहुत बड़ा रोल था इन हत्याओं में, या इन लोगों को पकड़ने में, आर्मी की मदद करने में। जो उस समय मास मर्डर हो रहे थे ढाका में ख़ास तौर से, और दूसरे शहरों में भी। तो ये है कि प्री इंडिपेंडेंस जो फेज़ है, क्या जो इस समय उन्हीं ने बात की है इस्लामिक हुकूमत की, क्या वो वैसे ही होगी जैसे कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत है, या पाकिस्तान में जो इनका रोल है वो दोबारा से इस तरीके से होगा? क्या ये सेकुलर फोर्सेस को बिल्कुल टॉलरेट करेंगे या नहीं करेंगे?
इनकी जो आइडियोलॉजी है वो सेकुलरिज्म के बिल्कुल खिलाफ है। ये डाइवर्सिटी में भी इनका यकीन नहीं रहता। ये इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लामिक तो ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही कंजर्वेटिव इस्लामिक मूवमेंट है, और ये लोग प्योर इस्लामिक स्टेट जैसा मैंने बताया उसके गठन की बात करते हैं। समस्या ये आ जाती है कि फिर जो है अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज का क्या रोल होगा। इसी के हमने देखा अभी भी इस समय भी जो कुछ भी मूवमेंट हुआ उसमें ज्यादातर गुस्सा जो इन लोगों का निकला है वो माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटीज के खिलाफ, उनके मंदिरों को तोड़ना, उनके घरों पे अटैक करना, और ये इनकी खास बात है। और गौरतलब बात ये है कि फार राइट जितनी भी पार्टीज है पूरी दुनिया में, उनकी हमेशा पहला टारगेट जो होता है वो माइनॉरिटीज ही होती हैं। चाहे इंग्लैंड में भी हम यही देख रहे हैं, अमेरिका में भी इसी तरह की बातें हो रही हैं। माइग्रेंट बाहर से जो आ रहे हैं या माइनॉरिटीज के ऊपर करना, तो वो इनका लगातार इनके यहाँ भी वही नजर आता है, उससे कोई फर्क नजर नहीं आता। अब ये है कि हालात बहुत बदल चुके हैं। बांग्लादेश में दूसरी तरफ नेशनलिस्ट हैं, दूसरी तरफ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है। तो अगर ये इस तरह के मूवमेंट बढ़ते हैं, इसलिए कि नेशनलिस्ट वहाँ पे काफी सक्रिय हैं, और वो वहाँ पे लिबरल इस्लाम यानी सूफी का जो इस्लाम है, सूफी परंपराएं वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, और वहाँ पे जो कंट्रोल है उनका सोसाइटी के ऊपर वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो इसके चलते हुए अगर इस तरह के ग्रुप खड़े होते हैं तो या जिस तरह की डिमांड आई है उस तरह के बनाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसमें काफी हद तक इनस्टेबिलिटी फैलने के चांसेस नजर आते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस है ही बांग्लादेश में, हम देख रहे हैं जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, जिस तरीके से महंगाई वहां पे बढ़ रही है और हालात बुरे हैं। तो इसमें एक सेक्शन जो होता है वो जब क्राइसिस आती है तो धर्म की तरफ जुड़ता है, और धर्म उसको हमेशा कटमुल्ले जो होते हैं यानी लेसर क्लर्जी, वो उसको सीधे जोड़ देती है एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये सत्ता में अगर आ भी जाते हैं या नहीं भी रहते हैं तो इनकी काफी कैपेसिटी है हालात को बिगाड़ने के लिए। इन्हीं ने बहुत सी जगहों पे किया, हमने देखा एक देशों में, जिसकी चलते हुए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। और मैं समझता हूँ कि इनका एक्सट्रीम फॉर्म जो था वो वही निकला, अलकायदा, दाइश, इस तरह की, और फिर उनसे जुड़ी हुई सैकड़ों संस्थाएं जो बनी अलग अलग देशों में फैली हुई हैं। उससे जितना नुकसान मुसलमानों को हुआ उतना किसी को नहीं हुआ। देखिए, धर्म कोई बुरी चीज नहीं है, इस्लाम कोई इस तरह की प्रीच नहीं करता कि जिसमें वायलेंस हो या माइनॉरिटीज की हत्या की जाए, मगर जब धर्म का पॉलिटिकल यूज होता है तो सब काम होने लगते हैं, और यही शंका बनी रहती है इस तरह की पॉलिटिको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से ये जो बनी है, इनके साथ भी इसी तरह की समस्या बनी हुई है। और जो है शरिया लॉ की ये बात कर रहे हैं, ये किस किस्म की शरिया होगी इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जिसके जो कि दूसरे जो इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट हैं उनको क्या एक्सेप्टेड होगी। मुझे नहीं लगता कि वो एक्सेप्ट होगी। इनके जो रिजिड इंटरप्रिटेशन है कुरान का, वो दूसरे इस्लामिक, ज्यादातर इस्लामिक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो एक्सेप्ट नहीं करते। और हमने देखा अफगानिस्तान में भी यही रहा, और बाद में जो अब वहाँ के हालात हैं जिस तरह के, हम उनसे दो चार हैं। कोई नहीं चाहेगा देश का आदमी के जिस तरह की तालिबान की गवर्नमेंट है उस किसी भी इस्लामिक देश में बने। औरतों को कोई रोल नहीं रह जाता, इनके यहाँ भी औरतों का रोल नजर नहीं आता कभी। इनके यहाँ भी औरतें, और 50% औरतें अगर समाज से बाहर कर दी जाएं, घर में बिठा दी जाएं, तो आप समझ लीजिए कि वो मुल्क तो तरक्की कर। बड़ी समस्या ये है कि इकोनॉमिक एजेंडा इनके पास होता नहीं, धार्मिक एजेंडे को ही ये आगे बढ़ाते हैं। ये कोई नई बात, हम ये बात बराबर डिस्कस करते हैं, नए उनके लिए है, हमारे व्यूअर्स जो उनके लिए। तो इस तरीके से है इनका। अब ये है कि ये इनका जो
फंक्शनिंग है, इनकी जो स्टाइल है, तो बड़ी मुश्किल ये अगर ये सत्ता में आते हैं, इस तरह का गठन करते हैं, तो फिर बड़ी ताकतें उनके ऊपर सैंक्शन भी लगा देते हैं, इनको सपोर्ट भी करते हैं, फिर इनके ऊपर सैंक्शन भी लग जाते हैं। हम सब जानते हैं कि तालिबान के साथ एक जमाने में अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का उस समय के जो बिल क्लिंटन के पीरियड में और उसके बाद भी एक बहुत अच्छा संबंध था। तालिबान ने वायदा किया था कि वो तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन लेके आएंगे भारत, और फिर भारत से दूसरी जगहों पे जाएंगे, लेकिन ये के बाद में उनके रिश्ते बिगड़ गए और फिर सैंक्शंस भी लग गए। तो जब तक कि ये बड़े देशों के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जहाँ पे इनका क्लैश होता है फिर उसके बाद सैंक्शंस लगने लगते हैं और बड़े रिगोरस सैंक्शंस अमेरिकन लगा देते हैं। तो ये एक समस्या बनी रहती है। लेकिन भारत की जो जमात इस्लामी है वो बांग्लादेश की जमात इस्लामी से काफी फर्क है। पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं। भारत की जमात इस्लामी जो है वो रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी में विश्वास करती है, डाइवर्सिटी को भी एक्सेप्ट करती है हिंदुस्तान की जमात इस्लामी। लेकिन बांग्लादेश हुआ, यहाँ की जमात इस्लामी, पाकिस्तान और फिर उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की जमात इस्लामी, ये बेइंतहा कट्टरपंथी हैं और ये काफी हद तक डायरेक्टेड रहती हैं पाकिस्तान के साथ। मैं समझता हूँ कि इस तरह की डिमांड के इस्लामिक बनना ये एक बड़ा चैलेंज भारत के लिए भी हो जाएगा, इसलिए कि अगर वहाँ पे सख्त आतंकवाद, इस तरह के आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती हैं क्योंकि इनके कंटैक्ट पाकिस्तान से हैं, तो फिर उस ये भी होगा कि भारत विरोधी आंदोलन में ये हमेशा से आगे रहे हैं। भारत के खिलाफ इन्हीं ने हमेशा से वहाँ की जमात इस्लामी ने बात की और अभी भी दोबारा से वो बात करने लगे हैं भारत के खिलाफ, और इस तरह की भी बात की है उनके पार्टी ने तो नहीं, लेकिन उनके कुछ लीडरों ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट और दूसरी जगहों पे एक बड़ी समस्या खड़ी करने की भी बात की है उन्होंने, यानी मिलिटेंसी को बढ़ाने की इस तरह की बात की है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो बगैर भारत की मदद के या बगैर भारत से जुड़ के अलग होके उसका रहना मुश्किल है, इसलिए कि उसकी इकोनॉमी, उसकी कनेक्ट, रेल रोड कनेक्टिविटी, हर चीज तो वो भारत से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उसको अलग करके मैं समझता हूँ कि उसके बांग्लादेश के हित में नहीं होगी। लेकिन ये लोग उससे अलग करके पाकिस्तान से जोड़ना और फिर चाइना के साथ जोड़ना, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन यह है कि ये ग्रुप बहुत पावरफुल है, इसकी सेना के अंदर काफी सपोर्ट है, और हमने देखा कि सेना ने जो पहले प्रेसिडेंट थे जिन्हीं ने फादर ऑफ द नेशन भी कहे जाते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या सेना ही ने की थी। और सेना में आज भी ये ग्रुप है। इस समय जो सेना है वो काफी हद तक जमात इस्लामी से जुड़ी हुई नजर आती है, और उनकी जो नई पोस्टिंग्स की गई हैं सेना के अंदर, बदलाव लाए गए हैं, उसमें अधिकतर इसी किस्म के लोग जो प्रो जमात हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। और इस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की तरह सेना ही मेन सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, और वही जो डिसाइड करेगा तो वही चलेगा, और सेना इस समय जमात इस्लामी के साथ नजर आती है। मुझे नहीं लगता कि ये जो उनकी डिमांड है इसको जनता की, आम जनता की बांग्लादेश में सपोर्ट मिलेगी, मगर ये है कि इससे टेंशन जरूर बांग्लादेश में खड़ा हो सकता है। हम आपको जल्दी ही बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबरें या उसके ऊपर जो होगा उससे हम आपको अवगत करते रहेंगे आने वाले समय में भी, और हम आपके आभारी हैं, अपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।